नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात होगी। किस अफसर के कहां पर चर्चे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। नौकरशाही में अंदर खाने क्या चल रहा है, कौन सा अफसर क्या कर रहा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या खास है आज के पंचम तल में। तो आज सबसे पहले बात देश की उस पीढ़ी की जिसके कंधे पर स्कूल बैग होना चाहिए लेकिन है अव्यवस्था के खिलाफ आक्रोश। हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए लेकिन हैं तख्तियां। जुबान पर मैथमेटिक्स के इक्वेशंस और फार्मूले की जगह नारे हैं। यह है जनरेशन अल्फा, जो देश की राजनीति में बदलाव की कहानी गढ़ रही है। जिस उम्र में बच्चों की सबसे बड़ी लड़ाई होमवर्क पूरा करने और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की होती है, उस उम्र में बच्चे स्कूल के बाहर धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। यूपी के फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज से आए ये वीडियो देश की राजनीति और लोकतंत्र में उभर रहे एक बड़े बदलाव का संकेत है। स्कूली बच्चों की ये तस्वीर बदलते भारत की नई पीढ़ी की कहानी कह रही है। फतेहपुर के सरकारी स्कूल के बच्चों ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ धरना देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके बाद बिहार और राजस्थान से भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं। यह कोई साधारण विरोध नहीं है, यह उस पीढ़ी की दस्तक है जिसे दुनिया अल्फा जनरेशन कहती है। वो जनरेशन जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सीख रही है। अल्फा जनरेशन 2010 से 2024 के बीच जन्मी पीढ़ी है। जन्म से ही स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पली बढ़ी पीढ़ी। इस जनरेशन को जानकारी जुटाने के लिए किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। ये किताबों से कम स्क्रीन से ज्यादा सीखती है। अल्फा जनरेशन के लिए किसी भी विषय की डिटेल्स जुटाना, वीडियो बनाना, अपनी बात रिकॉर्ड करना और उसे लाखों लोगों तक पहुंचाना बेहद आसान है। इस जनरेशन को पता है कि एक वीडियो कैसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है और एक वायरल पोस्ट कैसे सरकारों की नींद उड़ा सकती है। इससे पहले भी हमने कई बार बच्चों को समाज के लिए अकेले लड़ते हुए देखा। लखीमपुर खीरी की 5 साल की बच्ची मानवी सिंह, आप सबको याद होगी, कैसे उसने स्कूल ड्रेस पहने हुए अपने इलाके की एक खस्ता हाल सड़क का वीडियो दिखाते हुए डीएम साहब को मौके पर बुला लिया था। 13 साल के अमिताभ गुप्ता ने समाधान दिवस पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी, लेकिन पहली बार बच्चे एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंदोलन करते दिख रहे हैं। और इस बदलाव की पटकथा लिखी जेन जी ने। जेन जी यानी 1997 से 2014 के बीच जन्मे युवाओं ने, जो आज कॉकरोच के नाम से पहचाने जा रहे हैं, जिन्होंने जंतर मंतर पर एक कद्दावर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेकर दिखा दिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जेन जी ने सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि आंदोलन, चुनाव और जनमत का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। और अब वही रास्ता अल्फा जनरेशन बहुत ही कम उम्र में अपनाती दिख रही है। जेन जी ने देश की राजनीति का चेहरा बदल दिया। चुनावी अभियान अब चौपाल से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। नेताओं के भाषणों से ज्यादा उनकी रील्स देखी जा रही हैं। राजनीतिक दल अब घोषणा पत्र के साथ साथ मीम्स, पॉडकास्ट और शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हैं। यानी राजनीति अब टीवी स्टूडियो से निकलकर मोबाइल स्क्रीन पर सिमट गई है और अल्फा जनरेशन इस राजनीति को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि जेन जी ने डिजिटल आंदोलन खड़ा किया था, जबकि अल्फा स्कूल के गेट पर खड़ी होकर सवाल पूछ रही है। देश के राजनेता भी इस बदलाव को समझ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जेन जी और उसके बाद अल्फा जनरेशन भारत का राजनीतिक एजेंडा तय करेंगे। आज अल्फा वोटर नहीं है, लेकिन अपने परिवार, समाज और सोशल मीडिया के जरिए जनमत को प्रभावित कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में ये बच्चे पहली बार वोट डालेंगे। यही वजह है राजनीतिक दल अभी से उनकी भाषा, उनकी पसंद और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि बच्चे धरना क्यों दे रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या भारत में आंदोलन की नई उम्र शुरू हो चुकी है? क्या लोकतंत्र की सबसे छोटी पीढ़ी अब सबसे बुलंद आवाज बनने जा रही है?
और क्या सरकारों को अब सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों से भी सवालों का जवाब करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? सोचिए, आज स्कूल के बच्चे पानी, टॉयलेट, जर्जर भवन और टीचर्स के लिए धरना दे रहे हैं। कल यही बच्चे कॉलेज जाएंगे तो रोजगार, परीक्षा, शिक्षा और व्यवस्था पर आंदोलन करेंगे। एक तरफ जहां अल्फा जनरेशन की आवाज सिस्टम की कुंभकर्णी नींद तोड़ रही है, तो वहीं बच्चों का धरना प्रदर्शन सरकार के लिए चेतावनी भी है। इस नए ट्रेंड ने सरकार की, शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। देश में सरकारी स्कूलों की हालत सभी जानते हैं। आज यूपी, बिहार और राजस्थान के इक्का दुक्का स्कूलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। इन स्कूलों में व्यवस्थाएं सुधर गईं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों और सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां छतें टपक रही हैं, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, शौचालय नहीं है, पंखे तो दूर बिजली तक नहीं है। जहां बच्चे आते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। अगर ऐसे हर स्कूल के बच्चे सड़क पर उतरने लगे, धरना देने लगे, तो क्या होगा? ये बच्चे शिक्षा व्यवस्था के लिए नई चुनौती बन सकते हैं। जन जी ने राजनीति का मैदान डिजिटल बनाया था तो अल्फा जनरेशन उसे स्कूल के गेट तक ले आई है। जन जी ने सरकारों को ट्रोल करना सिखाया था तो अल्फा जनरेशन सरकारों से जवाब मांगना सीख रही है। जन जी ने राजनीति की भाषा बदली तो अल्फा जनरेशन राजनीति की दिशा बदलने की तैयारी में है। और जिस दिन यह पीढ़ी वोट डालने की उम्र में पहुंचेगी, उस दिन जाति धर्म से आगे शिक्षा, तकनीकी अवसर और जवाबदेही भी चुनावी मुद्दे होंगे। देश की राजनीति भी इस खतरे को समझ रही है। नेता समझ रहे हैं कि आज ये बच्चे वोटर नहीं हैं, लेकिन ये वोटर के घर के बच्चे हैं। ये अपने माता पिता की राय बदल सकते हैं, सोशल मीडिया का नैरेटिव बदल सकते हैं। आने वाले 10 साल में यही बच्चे देश का सबसे बड़ा वोट बैंक बनने वाले हैं। इसीलिए अब चुनावी घोषणा पत्र में सिर्फ रोजगार और सड़क नहीं, बल्कि एआई, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल एजुकेशन, टैबलेट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बातें बढ़ रही हैं। मतलब साफ है, सबको एहसास हो गया है कि देश की सबसे छोटी पीढ़ी भविष्य के भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने जा रही है। अब बात उस अधिकारी की जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, आईपीएस अमरेंद्र सिंह सेंगर। कुछ दिन पहले तक लखनऊ के पुलिस कमिश्नर थे। 4 दिन पहले ही डीजी इंटेलिजेंस की उस कुर्सी पर बैठे हैं जो सबसे ताकतवर मानी जाती है। वो कुर्सी जिस पर बैठने वाले अफसर को सीएम का सबसे भरोसेमंद और नजदीकी माना जाता है। डीजी इंटेलिजेंस प्रदेश की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की छोटी से छोटी हलचल पर नजर रखता है। रोज सुबह शाम सीएम को करंट अपडेट देता है। डीजी इंटेलिजेंस सरकार की आंख, नाक, कान होता है। प्रदेश में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों से लेकर कानून व्यवस्था, विपक्ष की रणनीति, आईपीएस और आईएएस अफसरों की सक्रियता, संवेदनशील जिलों की स्थिति के साथ ही सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही हलचल की हर महत्वपूर्ण जानकारी इसी विभाग के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। इस कुर्सी पर बैठा अधिकारी जो तस्वीर दिखाता है, उसी आधार पर कई बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। यह सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों की जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी अब आईपीएस अमरेंद्र सिंह सेंगर के कंधे पर है। पंचम तल के सूत्रों का मानना है कि यह सिर्फ एक तैनाती नहीं, योगी सरकार के चुनावी और प्रशासनिक रोडमैप का बड़ा संकेत है। यही वजह है पुलिस मुख्यालय से लेकर सत्ता के गलियारों तक चर्चा हो रही है कि आखिर सेंगर साहब को ही इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक इस कुर्सी के लिए आईपीएस आलोक सिंह ने तमाम कोशिशें की। पहले एडीजी रहते हुए उन्होंने इंटेलिजेंस में आने का प्रयास किया, फिर वो डीजी बन गए। डीजी बनने के बाद भी वो इस कुर्सी के लिए एफर्ट करते रहे। चूंकि आलोक सिंह का जनवरी 2027 में ही रिटायरमेंट है, इसीलिए सरकार ने उन्हें पीएसी के डीजी, जो एक दूसरी महत्वपूर्ण कुर्सी है, उस पर बैठा दिया। इस पद के लिए आईपीएस बीके सिंह का नाम भी चर्चा में आया, हालांकि वो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार किसी ऐसे आईपीएस अफसर को इंटेलिजेंस की कमान देना चाहती थी जो लंबे समय तक इस जिम्मेदारी को संभाल सके।
अमरेंद्र सिंह सेंगर अभी डीजी बने हैं और 2029 तक सेवा में रहेंगे। उनकी छवि एक शांत, विनम्र और सज्जन अधिकारी की है। वो ईमानदार आईपीएस अफसर हैं। सत्ता और ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में अक्सर एक चर्चा होती है ठाकुरवाद की। अमरेंद्र सिंह सेंगर क्षत्रिय समाज से आते हैं, लेकिन उनमें ठाकुरवाद की वो झलक नहीं दिखती जिसे लेकर विवाद या टकराव के हालात बन जाएं। हालांकि पुलिस अफसरों में ये चर्चा आम है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से डीजी इंटेलिजेंस, जो बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी है, उस पर लगातार क्षत्रिय समाज के अधिकारियों की ही हैसियत रही है, कब्जा रहा है। पहले भावेश सिंह, फिर डीएस चौहान और अब अमरेंद्र सिंह सेंगर। चर्चा चाहे जो भी हो, इस कुर्सी पर बैठने वाले आईपीएस अफसरों की वर्किंग बेहद शानदार रही है। उस पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक अमरेंद्र सिंह सेंगर की गिनती रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी अफसरों में होती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की पसंद और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी में चर्चा यह हो रही है कि अमरेंद्र सिंह सेंगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास अफसरों वाली लिस्ट में कैसे आ गए। पंचम तल के सूत्रों का कहना है कि अमरेंद्र सिंह सेंगर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना भरोसा करते हैं कि उनके प्रमोशन के इंतजार में ही आईपीएस अफसरों के तबादलों की लिस्ट रुकी हुई थी। उनका एडीजी से डीजी रैंक पर प्रमोशन हुआ तो डीजी फायर सर्विस सुजीत पांडे डेपुटेशन पर चले गए। एक महत्वपूर्ण कुर्सी खाली हुई। पंचम तल के गलियारों में अमरेंद्र सिंह सेंगर को डीजी फायर सर्विस का पद देने की हवा उड़ गई। हालांकि मुख्यमंत्री के मन में कुछ और ही था। उन्होंने चुनावी माहौल में प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर अमरेंद्र सिंह सेंगर को बैठाकर सबको चौंका दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इंटेलिजेंस विभाग की भूमिका कई गुना बढ़ जाती है। संवेदनशील जिलों की रिपोर्ट, प्रदेश का चुनावी माहौल, जातीय और सामाजिक समीकरण, बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट, सहयोगी दलों और विपक्ष की रणनीति और प्रशासनिक फीडबैक, इन सभी सूचनाओं का केंद्र यही विभाग होता है। ऐसे में डीजी इंटेलिजेंस की तैनाती केवल पुलिस विभाग का फैसला नहीं, सरकार की चुनावी तैयारी का भी अहम हिस्सा मानी जाती है। अमरेंद्र सिंह सेंगर के डीजी इंटेलिजेंस बनने से साफ है कि सीएम योगी ने उन पर भरोसा किया है और 2027 के चुनाव का पूरा मैनेजमेंट देखने की जिम्मेदारी उनको सौंपी है। आने वाले महीनों में आईपीएस अफसरों के तबादलों, जिलों में पुलिस नेतृत्व और चुनावी रणनीति पर डीजी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और सलाह का प्रभाव दिखाई देना तय माना जा रहा है। साथ ही हर एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, पुलिस कमिश्नर, एडीजी और डीजी स्तर के अफसरों का दिमाग इस पर लगा है कि सीएम के साथ होने वाली इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग में उनका नाम या उनके बारे में चर्चा किस रूप में की जा रही है। फिलहाल 2027 की जमीन कौन साधेगा, इसका रिमोट अब अमरेंद्र सिंह सेंगर के हाथों में है। अब बात शहर की सरकार की। वो शहर जहां से प्रदेश की सरकार चलती है, उसी शहर की सरकार घिरी हुई है, विपक्ष से नहीं, अपनों से। बात हो रही है लखनऊ की, जहां 3 साल पहले कमल का फूल खिला था, लेकिन महापौर सुषमा खरकवाल और पार्षदों के बीच की लड़ाई में उसी कमल की पंखुड़ियां बिखरती दिख रही हैं। नगर निगम का कमल कांटों से छलनी हो रहा है। माहौल इतना खराब है कि पार्षद बगावत पर उतर आए हैं। महापौर के खिलाफ प्रमुख सचिव और नगर आयुक्त से शिकायतें की जा रही हैं। शहर की सरकार और संगठन में भी मोर्चा खुल गया है। स्थितियां संभालने के लिए दिल्ली दरबार तक दौड़भाग हो रही है। सुषमा खरकवाल जब से लखनऊ की महापौर बनी है, शहर की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नगर निगम विकास से ज्यादा सत्ता पक्ष की अंदरूनी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। पार्षदों में लंबे समय से नाराजगी है। महापौर सुषमा खरकवाल को लेकर असंतोष का माहौल है। पार्षदों का आरोप है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। विकास कार्यों में उनकी बात नहीं सुनी जाती। फैसले कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गए। कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें भेदभाव किया जा रहा है, यानी उनको बजट नहीं मिल रहा, वहां काम नहीं हो रहे। सदन में भी अविश्वास की स्थिति है। भाजपा के ही कई पार्षदों ने पार्टी और सदन की बैठकों में आना छोड़ दिया है। नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। महापौर की सत्यनिष्ठा और कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। ऐसे में भाजपा के अपने ही पार्षद महापौर सुषमा खरकवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं।
पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक महापौर और पार्षदों के बीच विवाद की जड़ नगर निगम में 15वें वित्त आयोग और अवस्थापना निधि के तहत कराए जा रहे विकास कार्य हैं। भाजपा के ही तमाम पार्षद विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि विवाद खत्म करने के लिए महापौर ने हाल ही में अपने कैंप कार्यालय में पार्षदों की बैठक बुलाई। उस बैठक में बीते 3 साल के दौरान वार्डों में किए गए और स्वीकृत किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी उन्होंने रखा। पंचम तल के सूत्रों का कहना है कि बैठक में पार्षदों से सहमति के रूप में एक कागज पर हस्ताक्षर भी कराए गए। 85 में से 65 पार्षदों ने महापौर के पक्ष में समर्थन जताते हुए साइन कर दिए, लेकिन खबर यह भी है कि कई पार्षद बैठक में पहुंचे ही नहीं। फैजुल्लागंज 4 वार्ड के पार्षद रामू कनौजिया ने महापौर के समर्थन वाले कागज पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पिछले 3 साल में उन्होंने अपने वार्ड की 30 से अधिक सड़क के निर्माण के प्रस्ताव दिए, लेकिन एक भी स्वीकृत नहीं किया गया। वार्ड में सफाई कर्मियों की मांग भी पूरी नहीं की गई। पार्षदों का आरोप है कि शहर के 36 वार्ड ऐसे हैं जिनके विकास के लिए कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गई, और इसकी शिकायत मुख्य सचिव और नगर आयुक्त से भी की गई है। पार्षदों का कहना है कि पिछले 3 साल में नगर निगम को 300 करोड़ रुपए का फंड मिला, लेकिन भेदभाव के चलते सभी वार्डों में समान रूप से इसका लाभ नहीं पहुंच सका। इससे पहले भी महापौर के साथ भाजपा के ही पार्षदों की तनातनी की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब तक पार्षदों की जो नाराजगी लंबे समय से अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो खुलकर सामने आने लगी है। और इस खींचतान का सबसे बड़ा नुकसान लखनऊ की जनता को उठाना पड़ रहा है। जाहिर है, नगर निगम में जब राजनीतिक रस्साकशी हावी होगी तो वार्डों में साफ सफाई, सड़क, जल भराव, नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे पीछे छूटेंगे ही। जनता विकास चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष अंदरूनी संघर्ष में उलझा दिखाई दे रहा है। अभी पार्षदों का टकराव चल ही रहा है कि महापौर के सामने एक और चिंता खड़ी हो गई। 2 दिन पहले ही भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने सदन के नेताओं की एक सूची जारी की। इस सूची में देव नारायण शर्मा उर्फ मुन्ना मिश्रा को नगर निगम के सदन का उपनेता बनाया गया है। 4 और पदाधिकारी बनाए गए हैं। मुकेश सिंह मोंटी मुख्य सचेतक, अमित चौधरी सचेतक बने हैं, केएन सिंह कोषाध्यक्ष बने हैं और कौमुदी त्रिपाठी को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पंचम तल के सूत्रों की माने तो देव नारायण शर्मा उर्फ मुन्ना मिश्रा महापौर सुषमा खरकवाल के धुर विरोधी हैं। मुकेश सिंह मोंटी ने तो सदन की बैठक में महापौर के खिलाफ बगावत कर दी थी और विपक्ष के खेमे में चले गए थे। अमित चौधरी भी महापौर को लेकर पार्षदों के बीच अक्सर अपनी नाराजगी जताते रहते हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि इन सभी का महापौर से तालमेल बैठेगा कैसे। वैसे सदन के उपनेता की दौड़ में कई पार्षद थे, लेकिन सूची में शायद ही किसी का नाम शामिल किया गया हो। महापौर का खेमा सौरभ सिंह मोनू को सदन का उपनेता बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संगठन को यह मंजूर नहीं था। संगठन की बैठक में जिन नामों पर सहमति बनी उस पर महापौर राजी नहीं थी, तो यह विवाद पहुंच गया दिल्ली दरबार। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी दिल्ली गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो लखनऊ से सांसद हैं, सुषमा खरकवाल उन्हीं की टीम की खास सदस्य हैं। महानगर अध्यक्ष उनसे मिले, उन्हें शहर की सरकार की पूरी स्थितियों से अवगत कराया, संगठन का पक्ष रखा। रक्षा मंत्री ने सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद संगठन की सूची पर मोहर लगा दी। हालांकि महापौर सुषमा खरकवाल के खेमे को इस सूची पर आपत्ति है, क्योंकि सभी से महापौर के संबंध तनावपूर्ण हैं। एक और विवाद की बात है, महापौर और उपनेता दोनों ही ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, जिससे भाजपा की सबका साथ सबका विकास वाली नीति पर सवाल उठ रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि अन्य वर्ग के पार्षदों को भी मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे हालातों में फिक्र इस बात की है कि सदन की बैठक में महापौर को अपने ही दल के पार्षदों से घेरने की रणनीति बन सकती है, और जब मतभेद मनभेद बन जाएं, शिकायतें खुलकर सामने आने लगें, तो मामला व्यक्तिगत नहीं बल्कि शहर की सरकार का हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सत्ता पक्ष के पार्षद ही अपनी महापौर पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, तो जनता के मुद्दों पर एकजुट होकर काम कैसे होगा। राजधानी आज भी जल भराव, कूड़ा प्रबंधन, टूटी हुई सड़कें, बदहाल सफाई व्यवस्था और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन नगर निगम की राजनीति अंदरूनी टकराव में ही उलझी हुई है। सवाल संगठन से भी है
क्या संगठन समय रहते इस असंतोष को दूर कर पाएगा? क्या पार्षदों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाएगा या फिर यह विवाद आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए राजनीतिक असहजता का कारण बनेगा? लखनऊ नगर निगम की ये लड़ाई अब केवल महापौर बनाम पार्षद की नहीं रह गई है, ये उस मॉडल की भी परीक्षा है जिसके दम पर भाजपा सुशासन और बेहतर शहरी प्रशासन का दावा करती है। अगर राजधानी की शहर की सरकार में ही तालमेल और सामंजस्य नहीं दिखेगा तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका तो मिलेगा ही। और सबसे बड़ा सवाल, जब अपनी ही सरकार में संवाद नहीं है तो जनता की आवाज कौन सुनेगा? तो आज के पंचम तल में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और रोचक खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आज की खबर।